Hello and welcome everyone to my channel. In today's session, we are going to talk about motion chapter that is of ninth standard, and it is very important chapter. So be till the last moment and learn everything whatever it is there inside this chapter. In motion chapter, we will talk about one by one for important topics, and we will cover all the topics. It's not like this that we will talk only one or two topics. We'll cover all the topics. So let's start the class without wasting the time. First, we will talk about two important things that in this chapter. One is the scalar quantity and vector quantity. Try to understand first of all regarding scalar and quantity, vector quantities. To understanding the meaning of scalar and vector, first we need to remember two things. One is the magnitude and the second one is direction. दो चीज़ों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, एक तो मैग्नीट्यूड के बारे में और एक डायरेक्शन के बारे में। देखो, कोई भी चीज़ अगर होती है, किसी भी चीज़ कोई भी एग्जिस्ट करती है, तो उसका क्या होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। जैसे सपोज करो इफ़ यू वेंट टू मार्केट टू परचेज समथिंग, सपोज यू वेंट टू मार्केट टू परचेज शुगर, ठीक है, और तुमने उसको बोला कि भाई ऐसा करो कुछ शुगर दे दो मुझे, तो शॉपकीपर क्या है, वो ये बोलेगा भाई कितनी चाहिए, तो तुम्हें कुछ क्वांटिटीज उसकी पता होनी चाहिए, दैट इज़ द क्वांटिटी। तो उसकी क्वांटिटी पता होना चाहिए। जैसे क्वांटिटी का मतलब अगर मैं बात करूँ कि मैंने बोल दिया चलो भाई मेरे को 5 kg दे दो, तो 5 क्या है, 5 एक क्वांटिटी है। जैसे अगर सपोज करो अपन मार्केट से पेन परचेज करने के लिए गए, हमने बोला कि भाई पेन दे दो हमें, तो वो कितने पेन देगा आपको ये पता होना चाहिए आपको। तो पेन देने के लिए जैसे मान लो उसने बोला कि भाई मैंने जाके बोल दिया कि मुझे पेन दे दो कुछ, तो कुछ का मतलब क्या होता है, कुछ में 2 भी आते हैं, कुछ में 10 भी आते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो होलसेलर है या रिटेलर है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितना परचेज करने जा रहे हो। तो जो चीज़ें ये बताती हैं कि वो अमाउंट कितना होगा, दैट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उस चीज़ के अमाउंट को डिफाइन करता है, कितना अमाउंट है, कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें, ठीक है। और डायरेक्शन ये बताता है कि किस डायरेक्शन में वो चीज़ें हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल दो कई टाइप से हो सकता है। जैसे सपोज करो कि तुम मूव किए सिटी ए टू सिटी बी, फिर बाद में मूव किया सिटी बी टू सिटी ए। तो कई चीज़ें हैं, जैसे अब ए टू बी गई या बी टू ए गई, ये कौन बताएगा, ये डायरेक्शन बताएगा तुम्हें कि किस डायरेक्शन में तुम मूव कर रहे हो। तो जब इस डायरेक्शन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो जो चीज़ें डायरेक्शन पर डिपेंड करेंगी उनको हम सेपरेट कर देंगे उन चीज़ों से जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो दो टाइप से कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। एक तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, एक ऐसा बनेगा जो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी रखेगा। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं दैट हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। सो स्केलर क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटीज विद मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ये ध्यान रखना, इनका डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, ये कभी भी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती हैं, वी आर कॉलिंग देम स्केलर क्वांटिटीज। इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन, स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स क्या होंगे। तो देखो, एग्जांपल्स और स्केलर क्वांटिटी, जैसे मास है, मास को आप कहीं पे भी ले जाके करो। जैसे सपोज करो कि शुगर है, उसका मास कितना है, 4 kg है, ठीक है। तो उसको ले जाके तुम करोगे कहीं पे नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में करो, तो 4 kg तो 4 kg रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो ये क्या हो जाता है, आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम जो कभी भी डिस्टेंस डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, एरिया है आपका, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ये सारी क्या है, एग्जांपल है किसके, स्केलर क्वांटिटी के। तो जब भी स्केलर क्वांटिटीज की बात करेंगे एटसेट्रा, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं स्केलर क्वांटिटीज के। फिर बात करते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। देखो, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होंगी, ये ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो मैग्नीट्यूड के साथ में प्लस किस पे भी डिपेंड करेंगी, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेंगी। मतलब आपका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। तो मैग्नीट्यूड क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इनके पास डायरेक्शन भी होता है और इनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब देखो, तुमने अगर बात करते हैं कि सिटी ए टू सिटी बी अगर तुमने मूव किया और एक मूव के बी टू ए, तो अगर मैं ये पूछता हूँ कि भाई ए टू बी में तुम कितना ट्रैवल करके गए, तो सपोज करो कि उनके बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो ट्रैवल कितना किया, जब ए टू बी मूव किए तो 100 किलोमीटर ही किए, जब बी टू ए किए तब भी 100 किलोमीटर मूव किए। मतलब ए टू बी मूव करो या बी टू ए मूव करो, उस केस में तुम्हारा जो डिस्टेंस है उनके बीच का वो हमेशा 100 ही रहेगा। मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि तुम मूव ए टू बी की है या बी टू ए की है, तो वहां पे आपका डायरेक्शन एक अमाउंट होगा कि हाँ भाई डायरेक्शन भी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कहाँ मूव कर रहे हैं,
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो चीज़ें डायरेक्शन पे डिपेंड करेंगी वो हो जाएंगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेंगी वो हो जाएंगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। फिर एग्जांपल्स देखते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटीज़ के। तो इसके एग्जांपल्स में हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, मोमेंटम है, एंगुलर वेलोसिटी है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इन सब के बारे में हम बात करेंगे आगे फर्दर कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल है। अब जैसे कि हम चैप्टर मोशन के बारे में बात करें, तो मोशन में बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिनके बारे में अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टास्क होगा अपना वो होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेके। ये दो चीज़ें हैं, एक तो डिस्टेंस है आपका और एक डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, इनका अगर सिनेरियो क्रिएट किया जाए तो देखो सपोज करो कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, तुम्हें पॉइंट ए टू पॉइंट बी में मूव करना है। अब इसके क्या है, कई पाथ क्रिएट किए गए। सपोज करो कि तुमने मूव करना स्टार्ट किया और तुम ऐसे मूव करके मतलब एक कर्व्ड पाथ मूव किया और एक बी पॉइंट पे पहुंच गए। तो if you will see, तो you have covered a large distance as compared to you can go directly from A to B. Means suppose if you will go directly from A to B, then it will be better as compared to this total path. तो ये ही रीजन होता है और यही डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस क्या होता है, आपका टोटल पाथ होता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टली कैसे जा सकते हो, क्या नहीं कर सकते थे, तो ये आपका टोटल पाथ हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब जो कम से कम पाथ आप कवर करके जो मूव कर सकते थे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे आपका शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए टू बी में अगर आप एक डायरेक्टली अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं टोटल पाथ की, तो ये होता है आपका डिस्टेंस होगा, और जब हम शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, कि आप कितना डिस्प्लेस किए हो एग्जैक्ट पॉइंट से। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि आपका डिस्टेंस जो होता है, जो पाथ ऑब्जेक्ट कवर करके गया है, कोई ऑब्जेक्ट है वो कवर किया, ये पाथ फॉलो किया और इस पाथ को फॉलो करते बी पॉइंट पर पहुंचा, तो डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा उस पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट मूव करके गया है, तो डिपेंड करेगी उस पाथ पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। क्यों, तुम देख सकते हो डायरेक्टली इसका इस पाथ से कोई रिलेशन नहीं है, ये डायरेक्टली ए टू बी अपन ने ज्वाइन किया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उस पाथ पे डिपेंड नहीं करता जिस पाथ को ऑब्जेक्ट कवर करके गया है, उसके इंडिपेंडेंट होता है। तो देखो डिस्टेंस के बारे में बात करें तो डिस्टेंस इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। तो ये कोई दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच का पाथ है, टोटल पाथ है कि भाई कितना आपका ऑब्जेक्ट मूव करके गया है, दैट इज द डिस्टेंस। फिर अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो ये देखो लेंथ है, लेंथ हमेशा मीटर में मेजर की जाती है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। और ये आपकी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब ये है कि ये डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करेगी डिस्टेंस। डिस्टेंस जब भी हम मेजर करते हैं तो हम ये देखते हैं भाई कि ए और बी के बीच का कितना टोटल लेंथ कितनी है जो ऑब्जेक्ट मूव करके गया है, तो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है, आपका शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो ऑब्जेक्ट कवर करके गया है, तो दैट इज ए टू बी, दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो ये भी तो है, तो लेंथ ही, पाथ लेंथ ही है, तो ये भी क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट ये भी मीटर हो जाएगी। अब बात करें ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। देखो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये अब डिस्कस करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी होती क्यों है। देखो डिस्प्लेसमेंट को जो हम डिफाइन करते हैं वो हमेशा ऐसे राइट करते हैं कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्प्लेस हुआ अपना कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। देखो जैसे सपोज करो पॉइंट ए पॉइंट बी तुम मूव किए, यहाँ पॉइंट ए सपोज करो तुम पोजीशन जो है वो है 0 और पॉइंट बी पे जो पोजीशन है वो है 80। अब इन दोनों के देखो जब तुम ए टू बी मूव करोगे, सपोज करो कि आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम ए टू बी, तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट दैट इज द फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितना है 80, इनिशियल पोजीशन कितना है 0, तो तुम्हें कितना मिल जाएगा 80। सपोज करो ये मीटर में है तो तुम्हें कितना मिल जाएगा 80 मीटर मिल जाएगा। लेकिन जब मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा, सपोज करो मैं मूव कर रहा हूँ फ्रॉम बी टू ए, तो जब बी टू ए मूव करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वही फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे आपका फाइनल पोजीशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि आप बी टू ए मूव कर रहे हो, और इनिशियल पोजीशन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो आपको आंसर में कितना मिलेगा माइनस का 80 मीटर। अब देखो यहाँ पे प्लस का 80 मीटर था, यहाँ माइनस का 80 मीटर, मतलब साइन चेंज हुआ। साइन चेंज होने का मतलब ये है कि भाई ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है इसका साइन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट थिंग वी विल टॉक अबाउट डिस्टेंस एंड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, कि व्हाट इज द
main difference between distance and displacement. Before we going to move, let I would like to discuss one more point. In distance and displacement, suppose you have moved, so you can see first that distance can be positive or can be negative. Displacement and distance, you should remember, distance is always positive, it can't be negative. ये आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। स्पेशली ये चीज़ याद रखना कि जो चीज़ें डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं दे ऑलवेज कांट बी नेगेटिव, बट दोज थिंग्स व्हाट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन दे कैन बी नेगेटिव। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये तो हमने देख लिया कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब एक चीज़ और है, देखो सपोज करो कि तुम ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किए और लौट फिर के थोड़े टाइम के बाद आप पॉइंट ए पे ही आ गए रिटर्न। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन, देखो यहाँ कितना है फाइनल पोजीशन, अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करता हूँ तो फाइनल पोजीशन कितना है? ए, और इनिशियल पोजीशन भी क्या है? ए, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहीं रिटर्न आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ इट विल रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ हम जब डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट अगर कंपैरिजन करेंगे तो देखो क्या क्या आएगा। इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवर्स बाय द ऑब्जेक्ट। तो देखो डिस्टेंस तो क्या है? टोटल पाथ लेंथ ही होती है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑब्वियस है, डिस्टेंस हम डिस्कस करके जा चुके हैं कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी? मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगी। वहीं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा और ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ में किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट डिपेंड्स द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस देखो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ए टू बी अगर आप मूव करके जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या होगी आपकी? ये टोटल पाथ कितना आपने फॉलो किया, ये पूरा पाथ लेंथ होगी, तो ये डिपेंड करेगी जो पाथ फॉलो किया है। बट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं ए टू बी, तो ये आपका डिपेंड नहीं करेगा, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि ये अपना एक अलग से पाथ क्रिएट किया जाता है, दैट इज फ्रॉम डायरेक्ट ज्वाइनिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, or we can say कि direct joining from initial point to final point. And distance is always positive, I have discussed here, and it can be positive, can be negative or can be zero. All three cases we have seen कि आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फर्दर अगर हम बात करें तो दो टाइप के मोशन होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इन सब में हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे जिसमें आपका वेलोसिटी भी आएगा, एक्सीलरेशन भी आएगा, ठीक है, और स्पीड भी आएगी। तो इन सब में एक चीज़ तुम्हें कॉमन रखनी होगी कि इसमें टाइम जो है वो हमेशा चेंज होगा और टाइम चेंज होने के साथ में आपकी पोजीशन भी चेंज होगी। इसका रीजन क्या है? देखो अगर हम बात करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, पॉइंट ए का एग्जिस्ट करता है एक टाइम टी इक्वल टू जीरो में, मतलब जब हम टाइम टी इक्वल टू जीरो पे पॉइंट ए पे मूव किया वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है। सपोज करो कि आफ्टर 5 सेकेंड मीन्स एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड इट इज स्टिल एट पॉइंट ए, पता चला कि पॉइंट ए पे ही है अभी भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि ए इज नॉट गोइंग टू मूव। इफ इट इज नॉट गोइंग टू मूव तो वी आर कॉलिंग दिस कंडीशन एज द रेस्ट कंडीशन, कि ऑब्जेक्ट ए कहाँ पे आपका रेस्ट मोशन में है, मतलब आपका रेस्ट कंडीशन में मतलब मोशन होगा ही नहीं। अगर मोशन नहीं होगा तो स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का कोई मीन नहीं निकलता है। दूसरी चीज़ कि अगर मैं बात करता हूँ कि आफ्टर 5 सेकेंड इट मूव टू द पॉइंट बी, इसका मतलब इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कुछ पोजीशन चेंज हुई इसकी इन टाइम टी, दैट इज 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में इसका कुछ पोजीशन चेंज हुआ, तो इसका मतलब इसने कुछ मोशन किया। तो जब हम मोशन की बात करेंगे तो चाहे वो स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सीलरेशन हो, एक कॉमन चीज़ ये है कि आपका टाइम के साथ में पोजीशन चेंज होनी चाहिए। अगर टाइम के साथ में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो मोशन नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दो टाइप के मोशन होंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो अगर सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव किया बी पॉइंट की तरफ और सपोज करो कि फर्स्ट 5 सेकंड के अंदर इसने क्या किया? 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। फिर अनदर 5 सेकंड में इसने क्या किया? फिर से 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। फिर से 5 सेकंड के अंदर इसने क्या किया? 10 मीटर डिस्टेंस कवर की और अनदर इन लास्ट 5 सेकंड इट अगेन कवर्ड 10 मीटर डिस्टेंस। तो देख सकते हो तुम कि हर 5 सेकंड में ये 10 मीटर कवर कर रहा है,
मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट मोशन। कांस्टेंट का मतलब कि चेंज नहीं कर रहा है, वो उतना ही जितना पहले मूव किया था उतना ही अभी मूव करते हुए चला जा रहा है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यही अगर चीज़ें वेरी कर जाएं, वेरी करने का मतलब क्या है कि अब सपोज करो कि फिर वही ऑब्जेक्ट फिर से मूव करना स्टार्ट किया और 5 सेकंड के अंदर सपोज करो कि ये मूव किया 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में ये फिर से मूव किया फॉर एन एग्जाम्पल 10 मीटर, लेकिन नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर सपोज करो कि ये मूव कर गया 12 मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वेरी कर गया, देखो 5 सेकंड के अंदर 12 कर गया, जो कि करना कितना था 10। तो ऐसी सिचुएशन में हम मोशन जो होता है उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो जो मोशन है वो कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इफ वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, तो देन इट विल बी द व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस है, जब ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नॉन इसका, हाँ, ग्राफ जो बनेगा वो क्या होगा, जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज करोगे उसके रेस्पेक्ट में आपकी डिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। और डिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगी, जितना टाइम इंक्रीज करोगे उसके केस में यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी। तो यहाँ देख सकते हो कि 5 सेकंड में 10 मीटर, तो अगले 5 सेकंड में भी 10 मीटर ही आएगा। तो ऐसे केस में आपका जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसका जो ग्राफ वो क्या शो करेगा, आपका यूनिफॉर्म मोशन। अगर बात करूँ मैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपका अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर करेगा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। जैसे आपने देखा यहाँ 5 सेकंड के अंदर 12 मीटर कवर किया, जबकि उससे पहले 5 में 10 मीटर कवर कर रहा था। तो इसका मतलब ये आपका अनइक्वल डिस्टेंसेज कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वी आर कॉलिंग दिस नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि भाई ये मोशन कैसा होगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या है कि आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। देखो ये नेसेसरी नहीं है आपका यही ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, मीन्स इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ नहीं बनेगा। मतलब जब भी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बन के अगर आपका कर्व्ड ग्राफ बनता है, दैट मीन्स मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो कभी भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, ग्राफ अगर दिया हो तो ग्राफ देखना है आपको कि अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो आपका मोशन कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर आपका ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पे बात करते हैं अपन स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। देखो तीन चीजें बात करेंगे हम, एक तो स्पीड के बारे में बात करेंगे, वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे और एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। इन तीनों में एक चीज मैं फिर से बता देता हूँ, कॉमन क्या रहेगी कि टाइम के साथ आपकी पोजीशन भी चेंज होगी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ में। नहीं होती है तो सिंपल सी भाई एक ही बात बोल दोगे आप कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे आपका रेस्ट पे है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जब मोशन ही नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से। ये चीज़ हम तभी स्टडी करेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। मोशन में होने का मतलब ये है कि टाइम के साथ पोजीशन चेंज होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है तो ये रेस्ट में चला जाएगा। एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखो स्पीड के बारे में अगर हम बात करें तो स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस। रेट का मतलब क्या है, देखो जैसे कि मैंने बोला कि आप 10 सेकंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर जाता है, और इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो सपोज करो 100 मीटर कवर किया है। तो रेट क्या रही थी इसकी कवर करने की, मतलब रेट का मतलब ये है कि पर सेकंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अगर मैं 100 को अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये 100 मीटर था, 10 सेकंड था, तो मुझे क्या मिला, मुझे पता चला कि 1 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था ऑब्जेक्ट। तो ये उसकी रेट हो जाती है, स्पीड हो जाती है, किस स्पीड से वो कवर करके गया है। तो स्पीड इज डिफाइंड एज रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन डी इज डिस्टेंस, टी इज टाइम। तो डिस्टेंस एंड टाइम हो जाएगा, एस डिनोट करेगा किसको, स्पीड को। अगर हम इसके ऐसा यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मीटर पर सेकंड क्यों रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस के ऐसा यूनिट मीटर, टाइम के ऐसा यूनिट सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। वहीं अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो देखो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट क्यों स्टडी करते हैं अपन, इसका रीजन क्या है। देखो सपोज करो कि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो गया पी पॉइंट से, पहुंच गया कहाँ पे, क्यू पॉइंट पे। अब सपोज करो कि ये पॉइंट तक तो इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ से यहाँ तक ये मूव करके गया 20 मीटर पर सेकेंड से। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक ये मूव करके गया 50 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया वापस से 10 मीटर पर सेकेंड से। अब देखो
ये देखा जाए तो अगर तुम समझ सकते हो तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सेकंड थिंग इज दैट कि सपोज इफ एनी पर्सन विल आस्क एट द पॉइंट क्यू दैट व्हाट और फ्रॉम विच स्पीड यू हैव कवर्ड द डिस्टेंस, तो क्या आंसर दोगे? यू कांट से 50 मीटर पर सेकेंड। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि आप 10 मीटर पर सेकेंड से भी कवर करके आए हो। यू कांट से 10 क्योंकि आप 50 से भी कवर करके आए हो। यू कांट से 20 क्योंकि आप 10 और 50 से भी कवर किए हो। तो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वी आर फाइंडिंग एवरेज स्पीड, कि भाई एवरेज स्पीड फाइंड कर दो। तो एवरेज में क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया ऑब्जेक्ट ने, उसको टोटल टाइम कितना लगा, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की ऑब्जेक्ट ने और टोटल टाइम कितना लगा, तो उससे हमें जो स्पीड मिलेगी दैट विल बी दी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मिल जाएगी। तो एवरेज स्पीड इज डिपेंड इज दी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द टाइम टेकन। तो क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आपकी हो जाएगी एवरेज स्पीड। दिस वी कैन कॉल एवरेज स्पीड। समटाइम्स वी आर ऑल्सो डिनोटिंग एस एवरेज, स्पीड एवरेज। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो ऐसा यूनिट में कोई चेंज नहीं आएगा। स्पीड है तो उसकी मीटर पर सेकंड ही रहेगी, चाहे वो एवरेज स्पीड हो या कोई सी भी स्पीड हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड की, तो देखो यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और उस केस में हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड मिल जाएगी, कि भाई उसकी स्पीड कितनी है। और यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि हर पॉइंट पे उसकी स्पीड निकालोगे तो इक्वल ही मिलेगी तुम्हें, कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे अगर ए टू बी अगर ऑब्जेक्ट मूव करके गया है, इफ यू विश टू फाइंड स्पीड एट पॉइंट सी, तो यू विल गेट द सेम स्पीड एट, यू विल गेट एट डी, यू विल गेट एट ई। तो हर एक पॉइंट पे आपको सेम स्पीड मिलेगी। इसका मतलब ये है कि वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। टाइम स्पीड ग्राफ की अगर हम बात करें तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। टाइम स्पीड की अगर हम बात करें तो टाइम स्पीड में क्या होगा, ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा इस केस में, अगर देखो ये लिखा हुआ है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है, क्यों बनेगा। देखो अगर तुम टाइम इंक्रीज करोगे, जैसे टाइम इंक्रीज किया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, क्या स्पीड चेंज होगी? अभी बताया नहीं होगी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पॉइंट ए टू बी अगर मूव करोगे तो सी पॉइंट पे जो स्पीड है वही डी पे रहेगी, वही ई पे रहेगी। तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसकी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही है। तो स्पीड क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर सपोज करो स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, तो 1 सेकेंड में भी 5 मीटर ही रहेगी, 2 सेकेंड में भी 5 मीटर रहेगी, 3 सेकेंड में 5 मीटर रहेगी, 4 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड रहेगी। तो चेंज ही नहीं होगी। चेंज नहीं होगी इसका मतलब क्या है, ग्राफ आपका कैसा बनेगा, पैरेलल बन जाएगा एकदम टाइम एक्सिस के। ये मिस्टेक मत करना, ये बहुत चांसेस रहते हैं मिस्टेक होने के, कि आपने क्या किया, स्पीड टाइम ग्राफ ऐसे बना दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया स्पीड और यहाँ लिख दिया टाइम, और तुमने ग्राफ बना दिया ये वाला। कई बार ये मिस्टेक होती है जल्दबाजी में, कि तुमने ये कर दिया और बता दिया कि सर ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। देखा जाए तो ऐसा ही लग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड जैसा ही, क्योंकि ये ऐसा सेम एग्जैक्ट कॉपी हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपका स्पीड तो चेंज हो रही है लेकिन टाइम चेंज ही नहीं हो रहा। तो जब टाइम चेंज नहीं हो रहा तो ये तो ग्राफ ही नहीं होगा। एक चीज याद रखना, देखो यहाँ ये तो पता है हमें स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो ऑब्वियस है कि यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ तो नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में ये ग्राफ किसी भी चीज का नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो रहा। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि टाइम चेंज ही नहीं हो। टाइम तो एक वेरिएबल चीज है, कांस्टेंट चीज है ही नहीं। टाइम कभी रेस्ट पे जा ही नहीं सकता है, ये हमेशा चेंज होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, वेलोसिटी के बारे में। देखो वेलोसिटी होती क्या है, दैट इज द स्पीड विद डायरेक्शन। मतलब अब तक स्पीड के बारे में बात कर रहे थे, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करते थे। स्पीड कौन सी क्वांटिटीज रहेगी आपकी, स्केलर क्वांटिटी रहेगी। वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी। स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप नॉर्थ की तरफ जाओ, साउथ की तरफ जाओ, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाओ, पॉइंट बी टू पॉइंट ए जाओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसको, स्पीड को। लेकिन अगर स्पीड के साथ में मैं एडिशन में अगर डायरेक्शन लेके आ जाता हूँ तो ये बन जाएगा आपका वेलोसिटी। तो एक चीज याद रखना, स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर द सेम कंसेप्ट। द डिफरेंस बिहाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट कि स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन बट वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। आपका वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। तो रेट एट विच द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, देखो ये वर्ड चेंज हुआ डेफिनेशन में।
अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस एट विच द एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, मतलब कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो तो हम बात करते हैं स्पीड के बारे में। लेकिन अब जब पोजीशन की बात आ जाएगी तो यहाँ पे जब डिस्टेंस की बात रहेगी तो ये स्पीड रहेगा, पोजीशन की बात रहेगी दैट मीन्स इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो किसकी बात हो जाएगी, आपकी वेलोसिटी की बात हो जाएगी। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वी क्या आ जाएगा आपका इस डिस्टेंस अपॉन टाइम से चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, और ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे वी किसको डिनोट करेगा, दैट इज स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर किया जाएगा, लेंथ है मीटर में रहेगा, टाइम सेकंड में रहेगा, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकंड, सेम एज ऑफ वेलोसिटी, ओनली डायरेक्शन विल बी एडेड। इफ यू विल टॉक आउट एवरेज वेलोसिटी, तो देखो सेम कंसेप्ट हम डिस्कस करके जा चुके हैं स्पीड के बारे में, कि जब आप अलग अलग वेलोसिटी से डिफरेंट वेलोसिटी से डिस्टेंस कवर करते हो या कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करते हो, तो होता क्या है उस केस में, जब ये डिफरेंट वेलोसिटीज रहती हैं तो पर्टिकुलरली आइडिया नहीं लग पाता है कि हम कितना मूव करके गए हैं, कितना चेंजेज आए हैं। अगर ए टू बी अगर मूव करके गए हो 20 50 30 से, तो प्रॉब्लम बड़ी आती है। तो क्या करते हैं हम उस केस में, टोटल देख लेते हैं भाई, टोटल कितना डिस्प्लेस हुआ। अगर स्पीड फाइंड करनी हो तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम टेकन बाई द ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। अब एवरेज वेलोसिटी को अपन ऐसे ही डिनोट करते हैं कि इट इज द इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। देखो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये तभी वैलिड होगी जब आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर नॉन यूनिफॉर्म से मूव करेगा तो उसके बारे में फर्दर बात करेंगे हम। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये हमेशा ध्यान रखना, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। जैसे सपोज करो कि ऑब्जेक्ट आपका स्टार्ट हुआ 20 मीटर पर सेकंड से और फाइनली पहुंच गया वो 80 मीटर पर सेकंड पे, तो एवरेज स्पीड अगर आपको फाइंड करनी हो तो 20 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता ही दिया कि ओनली वेलोसिटी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। अगर आपका यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है वेलोसिटी के अंदर, एक्सीलरेशन अभी डिस्कस करेंगे, अगर यूनिफॉर्मली चेंज आता है तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सीलरेशन होता है, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। बात करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी, तो ये वही चीज़ आ गई कि आपका अगर इक्वल डिस्टेंस से कवर करता है तो क्या हो जाएगा, आपका इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो सिंपल सी चीज़ है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी। इसका ग्राफ सेम वही बनेगा जो यूनिफॉर्म स्पीड का बन रहा था, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस, वी कांट कॉल एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस। ग्राफ को अगर रिवर्स कर दोगे, टाइम को वाई एक्सिस में ले जाओगे, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। फिर ये आपका वेलोसिटी हो जाएगी और ये टाइम हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये स्पीड में भी ये कंसेप्ट बताया था मैंने कि स्पीड में आप टाइम को कांस्टेंट कराना, वेरी जरूर करना, टाइम को कांस्टेंट मत करा देना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपन, एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन ये बताता है, एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है कि जो आप जैसे ऑब्जेक्ट मूव किया, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब बात करेंगे कितने टाइम में कितना चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड कैसे चेंज हो रही है। अभी तक डिस्टेंस की बात की थी, जैसे अभी तक मैंने बात किया था कि 20 मीटर 5 सेकेंड, 30 मीटर 10 सेकेंड, फॉर एन एग्जाम्पल। लेकिन अब मैं ये बात नहीं करूँगा, अब मैं बात करूँगा कि 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड रही 5 सेकेंड के अंदर, ये स्पीड रही 10 सेकेंड के अंदर, मतलब आपकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड से चेंज होगी 30 मीटर पर सेकेंड में। तो इस चीज़ को बोलते हैं अपन एक्सीलरेशन, कितना एक्सीलरेट हुआ, कितना चेंज हुआ किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन। देखो अगर हम जब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ है कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एक्सीलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगा, दैट विल आल्सो बिकम वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ड्यूरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ड्यूरेशन मीन्स
सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव किया और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी थी यू, दैट वी आर कॉलिंग इनिशियल वेलोसिटी। ये ध्यान रखना, यूजुअली अपन यू से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। और सपोज करो एट पॉइंट बी इट अटेन्स v वेलोसिटी, दैट मीन्स वी आर कॉलिंग दिस फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आया, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज v माइनस यू। तो ये हो जाएगा आपका v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन टाइम ड्यूरेशन दैट इज t। तो एक्सीलरेशन आपका कितना बना, v माइनस यू बाई टी। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या हो जाएगी, ये भी सेकंड। तो आपका ऐसा यूनिट कितना बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका ऐसा यूनिट बन गया इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी एक्सीलरेशन की, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दो चीजें हैं, एक एक्सीलरेशन है और एक रिटार्डेशन है। देखो अगर वही बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ए टू बी मूव कर रहा है, दो केसेस में क्रिएट कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, सपोज in 10 seconds its speed is increased from 10 मीटर पर सेकेंड to 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 से 20 मीटर तक इंक्रीज हुई। दूसरे केस में क्या हुआ, आपकी स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड पे चली गई। देखो एक केस में आपकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीजिंग मोड में है, इंक्रीजिंग मोड में। सेकेंड केस में आपकी जो स्पीड है वो किस केस में है, वो डिक्रीजिंग मोड में है, मतलब वहाँ डिक्रीज हो रही है। तो जब आपकी स्पीड इंक्रीजिंग मोड में होती है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग मोड में होती है, तो वी आर कॉलिंग दिस एक्सीलरेशन। और जब डिक्रीजिंग मोड में होती है तो वी आर कॉलिंग दिस रिटार्डेशन, मतलब रिटार्ड करता है उस केस में। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और रिटार्डेशन क्या हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग वेलोसिटी। अगर रिटार्डेशन का ग्राफ बनाओगे तो उस केस में क्या होगा, देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। जैसे इस टाइम पीरियड में ये थी, अगले टाइम पीरियड में ये आ जाएगी। तो देखो पहले यहाँ थी, अब इस पॉइंट पे आ गई, मतलब कम हो गई पहले से। क्लियर है, तो रिटार्डेशन क्या होगा, आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो एक्सीलरेशन कैन बी इन थ्री वेज, तीन चेंजेस हो सकते हैं एक्सीलरेशन के अंदर। या तो वेलोसिटी में चेंज हो, देखो वेलोसिटी में चेंज होने का मतलब क्या है कि 20 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड होगी। या 30 मीटर पर सेकंड से कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो ये आपका अगर चेंज हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। या फिर हो सकता है आपका डायरेक्शन में चेंज हो जाए। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव किया 20 मीटर पर सेकंड से, फिर क्या हुआ, इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेगा, सपोज करो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आया तो माइनस का 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, देखो माइनस इसीलिए यूज किया है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन चेंज करेगा तो साइन भी चेंज होगा। या फिर हो सकता है उसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाए, जैसे सपोज करो ऑब्जेक्ट टर्न लिया, तो टर्न लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड थी, अब देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी। एक्सीलरेशन हम पहले ही बात करके जा चुके हैं कि एक्सीलरेशन आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो उसका वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तुम देख सकते हो कि अगर थोड़ा सा भी टर्न लोगे तो इसका मतलब डायरेक्शन पहले ये थी, अभी डायरेक्शन यहाँ चली गई है। तो डायरेक्शन चेंज हुई तो मतलब वैल्यू भी चेंज होगी, मतलब एक्सीलरेशन होगा वहाँ पे। या फिर हो सकता है आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, दोनों ही चेंज हो जाए। ठीक है, तो उस केस में भी आपका एक्सीलरेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो इस केस में क्या होगा कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब ये है कि अगर पॉइंट ए टू बी अगर आप मूव करते हो, सपोज करो कि पॉइंट सी तक स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर, अगले 10 सेकेंड में जैसे ये पॉइंट डी पे पहुंचा तो इसकी स्पीड होगी सपोज करो 40 मीटर पर सेकेंड। तो कितने से चेंज हुई, 20 मीटर पर सेकेंड से, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड एक्स्ट्रा मिला इसको तो 40 पे चला गया। सपोज करो कि अगले 10 सेकंड के अंदर ये चली गई 60 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे भी चेंज कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। तो यू कैन सी दैट इट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग बाय 20 मीटर पर सेकंड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस केस में आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब आपकी स्पीड या वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है दैट इज एट कॉन्स्टेंट रेट, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। हर एक टाइम इंटरवल में, ये इक्वल टाइम इंटरवल में 20 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है, जिसको क्या बोल देंगे अपन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, सेम वही स्ट्रेट लाइन बनेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये देख सकते हो पिछले अपन ने डिस्कस करके जा चुके हैं कि अगर यूनिफॉर्म रहता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है और नॉन यूनिफॉर्म रहता है तो कर्व्ड लाइन बनती है।
तो वहीं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो ये आपका नॉट इक्वल वेलोसिटी, मतलब हो सकता है आपका पॉइंट ए टू बी अगर मूव कर रहा है तो हो सकता है कि पहले 10 सेकंड में इसकी स्पीड रही हो 20 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड में चलेगी आपकी 30 मीटर पर सेकंड, और नेक्स्ट 10 सेकंड में सपोज करो मूव कर गया ये 60 मीटर पर सेकंड। तो यू कैन सी कि फ्रॉम 20 टू 30 तो ये इंक्रीज हुआ आपका 10 मीटर पर सेकंड से, यहाँ इंक्रीज हुआ 30 मीटर पर सेकंड से। तो टाइम इंटरवल सेम है लेकिन स्पीड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा और इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आपका कर्व्ड ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ तक हमने स्पीड वेलोसिटी के जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे कवर किए हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी होंगी इस चैप्टर के अंदर, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या है कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल्स पोर्शन की बात करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन आने से पहले आपको क्या है कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ आनी चाहिए जो है आपकी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसके बाद का जो वीडियो है उसके में तुम्हें इक्वेशंस ऑफ मोशंस का डेरिवेशन देखने को मिलेगा कि कैसे डेराइव करते हैं उनको। फिर हम टोटली इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में एक वीडियो पोस्ट करेंगे, तो वो भी देखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है important things to remember. First is that कि common characteristics of all moving bodies is that they changes their position with time. ये हम डिस्कस करके जा चुके हैं कि उनकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे जैसे टाइम वेरी करेगा वैसे वैसे पोजीशन चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी एक बिल्डिंग से सपोज करो कि रिलीज कर दिया, ये फ्रीली फॉलिंग है, फ्रीली मतलब ये फ्री है, आराम से फॉल हो रहा है, तो ये केस होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, स्पेशली ध्यान रखना। एक पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे भी याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है अगर स्ट्रेट लाइन है तो मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और अगर ये ग्राफ कर्व्ड है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ये चीज़ें मैं डिस्कस करके जा चुका हूँ ऑलरेडी। मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी इज इक्वल ओनली इफ द बॉडी इज मूविंग स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगर तुम पॉइंट ए टू पॉइंट बी मूव कर रहे हो कि स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, बिकॉज इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वो लाइन स्ट्रेट नहीं होगी। जैसे अगर ये ट्राई करेगा डायरेक्शन चेंज करने की तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। तो अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है कि आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर यही कर्व्ड अगर आता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो फिर ये आपका हो जाएगा कौन सा, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आपके स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होंगे, उसके केस में चेंज हो जाएंगे। एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी कैन नेवर बी जीरो। देखो एवरेज स्पीड जीरो नहीं हो सकते, रीजन क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव होगी नहीं। अगर नेगेटिव नहीं होगी तो एवरेज का मतलब क्या होता था, हम ऐड कर देते थे। तो जब सबको तुम ऐड करोगे तो ऐड करने का तो बढ़ेगा ही चीज़। जैसे 5 में अगर 10 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा, फिर 5 ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है एवरेज वेलोसिटी के साथ, ये आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। तो सपोज करो अगर पहले 5 रही हो, फिर प्लस का 15 हुआ, और सपोज करो फिर माइनस की 20 अगर हो गई तो ये जीरो हो सकती है। लेकिन स्पीड के केस में ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, तो ये आपका जीरो नहीं हो सकता है। तो ये याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, बट एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। सो कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, तो आज के सेशन में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस, एंड जस्ट कमेंट बॉक्स में भी बता देना कि कितना कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ रहा है और क्या क्या इंप्रूवमेंट की नीड है। ठीक है, ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।